ऑलराइट, आज हमारे साथ हेत है जो आईआईटी बॉम्बे से एमटेक कर रहे हैं। वो मैकेनिकल ब्रांच से है, बहुत ही अच्छा रैंक आया था उनका गेट एग्ज़ाम में। उन्होंने थर्मल में एमटेक किया है, उनका प्लेसमेंट भी हो चुका है, उनका अब्रॉड में पीएचडी के लिए सिलेक्शन भी हो चुका है। तो ये वीडियो मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, पर मैकेनिकल स्पेसिफिक हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले वीडियो जनरल रखेंगे ताकि सारे ब्रांचेस में ये हेल्पफुल हो सके। और एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आप एस एकेडमी का कोर्स लेना चाहते हो, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। 6 मार्च को उनका स्कॉलरशिप टेस्ट है, 4 मार्च लास्ट डेट है एनरोल करने का, जो आज ही होगा। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं फटाक से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हेत, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से आते हो और तुम्हारा बैकग्राउंड कौन सा है और तुम्हें गेट एग्ज़ाम के बारे में कब पता चला। ओके, सो मैं बेसिकली नवसारी गुजरात से हूँ और मैंने मेरी बीटेक किया था बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय, वो आणंद है, गुजरात में ही है। सो गेट के बारे में मुझे बेसिकली थर्ड ईयर में, जब सेकंड ईयर जब ख़त्म होने आया तब पता चला था कि गेट एग्ज़ाम है। और उसके बाद मैंने उसमें डीप डाउन जब एनालाइज किया तो पता चला कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, मतलब फ्यूचर स्कोप क्या है आफ्टर गेट। तो उसके बाद मुझे पता चला कि आईआईटी है, आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो और अपार्ट फ्रॉम दैट कि पीएसयू में भी जा सकते हो। सो यही था गेट के बारे में जो मुझे पता चला था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारा कैसा रैंक था? फर्स्ट अटेम्प्ट में लाइक बहुत पीछे रैंक था। सो इन लाइक 5000 रैंक था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट में, जब मैंने 2018 में पहली बार दिया था तब। तो तब मैंने बट मैंने प्रिपरेशन जारी रखी क्योंकि मुझे एक्चुअली एमटेक करना था। पीएसयू तुम्हारा गोल क्यों नहीं था? पीएसयू सो बेसिकली 2 रीजंस थे। जब मैंने आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने जॉब स्टार्ट की थी, प्राइवेट कंपनी थी, तो 2 साल मैंने जॉब की। तो 1 साल जॉब करने के बाद मुझे लगा कि आई नीड टू मतलब मुझे मोर फोकस होना है कि रिसर्च और जो मेरी पढ़ाई है, जो मैंने मतलब बीटेक में पढ़ा है, उसमें आगे जाना है मेरे को, पढ़ाई नहीं। इसीलिए, और जॉब में भी मुझे लगा कि अभी जॉब 1 साल 2 साल हो ही गया है मेरा, तो आई थिंक कि पढ़ाई कर लूँ क्योंकि जॉब सेम होगी, पीएसयू में भी सेम है। और जो कंपनी में मैं था, जो बेसिकली आफ्टर बीटेक लाइक मोर और लेस मैनेजमेंट ट्रेनी टाइप जॉब मिलती है सबको, ठीक है, टेक्नो मैनेजरियल जॉब होती है। तो आई वांटेड, मेरे को जाना था कि रिसर्च में जा सकूं मैं, तो इसके लिए मुझे एमटेक करना था पहले, क्योंकि पीएसयूज़ में पता है हमको कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जॉब मिलती है, तो बेसिकली वो मैनेजरियल रोल है। सो दैट्स वाई। और तुम्हारा सेकेंड अटेम्प्ट में तुम्हें लगा नहीं कि कुछ अनसर्टेनिटी है? तुमने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन किया था या फिर विद जॉब प्रिपरेशन किया? नहीं, मैंने विथ जॉब प्रिपरेशन किया था। सो 2018 में जॉब स्टार्ट किया, फिर 2019 में भी एक बार गेट दिया, फिर 2020 में भी एक बार गेट दिया। सो फाइनली 2020 में मेरा स्कोर आ गया था कि मुझे आईआईटी में मिल जाएगा, और मेरे को जब आईआईटी में मिला तब जॉब। कितना रैंक आया था तुम्हारा? 2020 में मेरा रैंक था, ऑल इंडिया रैंक 277 था। और सेकेंड अटेम्प्ट में? सेकंड अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक अराउंड 750 770 अराउंड था। मतलब 5000 से 750 से बाद में 200 में। यस। तो इम्प्रूवमेंट हो रही थी। या और इम्प्रूवमेंट करने के लिए तुमने क्या क्या चीज़ें करी थी जो रिजल्ट में दिख पाई? ओके, सो बेसिकली पहले अटेम्प्ट के बाद जो मिस्टेक्स थी मेरी, कि नॉर्मली हमारी मिस्टेक्स होती है कि सिली मिस्टेक्स होती है कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गए, क्योंकि कंसेप्ट हमको पता है। सो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कैसी ना हो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें, तो लाइक मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। सो वो रिक्वायरमेंट था, क्योंकि उसके बाद मैं क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकता था क्योंकि मेरी जॉब चल रही थी। सो क्लासेस के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस मैं प्रैक्टिस करते रहता था। कितने घंटे पढ़ते थे तुम जॉब के साथ? डेली ट्राई करता था कि 1 घंटा तो एटलीस्ट हो जाए डेली, बस, क्योंकि जॉब रहती है 10 घंटे, मतलब ट्रैवलिंग और ये सब में चला जाता है, तो टाइम नहीं रहता ज़्यादा। तो ट्राई करता था कि 1 घंटा तो हो जाए एटलीस्ट मेरे से। फिर क्योंकि तुम्हारा पहले से कॉलेज में कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, इसलिए तुम्हारा 1-2 घंटे से भी काम चल पा रहा था। हाँ, बेसिकली वही, क्योंकि कॉलेज में मैंने किया था और गेट की प्रिपरेशन भी तब मैंने की थी, तो सिर्फ अभी फोकस करना था कि जो मुझे आता है वो मैं एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर सकूँ और कोई मिस्टेक ना हो। और मैकेनिकल और सिविल में ना, मैंने बहुत लोगों को सुना है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। इवन गेट एग्ज़ाम का जो क्रेज़ है, हाँ, वो मैकेनिकल सिविल में सबसे ज़्यादा है। तो मुझे क्या तुम बता सकते हो कि एमटेक में तुमने क्या देखा है और एमटेक तुम किस तरह से देखते हो मैकेनिकल का? ओके,
सो वही जो मैंने पहले बताया कि ऐसा नहीं है कि PSU सही है या गलत है, बट बेसिकली अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक मैनेजरियल जॉब चाहिए, टेक्नो मैनेजरियल जॉब चाहिए, तो आप PSU के लिए जा सकते हो। बट इफ़ आप अगर इंक्लाइंड हो कि आपको R&D में जॉब चाहिए या फिर डिज़ाइन जॉब चाहिए, ठीक है, तो सैलरी मतलब सैलरी वाइज देखोगे तो ऑब्वियसली एंड बेनिफिट वाइज देखोगे तो ऑब्वियसली PSU बेटर है स्टार्टिंग के लिए। बट करियर स्टार्ट एक अलग चीज़ है और करियर पाथ एक अलग चीज़ है। तो आपका जो करियर पाथ बना सकते हो आप, तो M.Tech के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बेसिकली जब मैंने पहले IIT के आने के पहले भी देखा था, वीडियोस देख रहे थे, लोगों को पूछ रहे थे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, तो मैंने इधर आके देखा है कि हाँ वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है इधर आके। तो जैसे कि अपॉर्चुनिटी में बात करके, हाँ रिसर्च में आप आगे जा सकते हो, नॉट ओनली इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, आपको PhD करनी है तो भी रिसर्च में कर सकते हो। और इधर भी इंडस्ट्री के साथ टाई अप है तो उनके भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। IIT बॉम्बे की बात करूँ तो या तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट टाई अप है किसी कंपनी के साथ? कंपनी के साथ नहीं है, बट एक्चुअली एक इधर टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन करके रिसर्च सेंटर है, तो वो लोग सिलेक्ट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो IIT बॉम्बे आने के बाद होता है एक्चुअली। तो हाँ उसमें है मेरा, तो वही उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो वो मेरा जो मास्टर्स प्रोजेक्ट्स है वो भी वही है। तो तुम्हारा स्टाइपेंड कितना है? स्टाइपेंड मेरा है अराउंड 18.6K पर मंथ। 18,600। यस। और तुम बता सकते हो कि यहाँ पे जैसे हमारा एक ब्रिज कोर्स होता है इलेक्ट्रिकल में, अगर तुम गेट के थ्रू आओगे M.Tech करने के लिए तो पहले तुम्हें उस लेवल पे लाया जाता है तुम्हारे बेसिक्स को, ताकि तुम यहाँ पे चीज़ें समझ सको। क्या मैकेनिकल में भी वैसा होगा? क्योंकि मैकेनिकल वालों के स्टूडेंट्स को भी डाउट होगा कि मैं Tier 3 कॉलेज से अगर डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ Tier 1 कॉलेज में, तो क्या मैं यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ सिचुएशन? यस। सो यस, बेसिकली आई एम ऑल्सो, मैं भी एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, तो IIT का एटमॉस्फेयर लाइक इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमारे में भी ऐसे कोर्सेज है, ब्रिज कोर्स है, बट कैसे है कि हमारे में जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स था B.Tech में, तो अभी है एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे कि हीट ट्रांसफ़र था तो अभी है एडवांस हीट ट्रांसफ़र। ये सब फर्स्ट सेम में हमारे कोर कोर्सेज होते हैं, तो जो हमको पता है ऑलरेडी उसमें थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, तो ये हमें इधर सिखाया जाता है। तो या इन अ वे ये है ब्रिज हमको कर रहे हैं कि IIT के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट करने का, क्योंकि इधर IIT में आके हमको पहले लगता था कि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, क्योंकि इधर सब्जेक्ट्स में टेस्ट रहते हैं, क्विज़ेस रहते हैं, कोर्स प्रोजेक्ट्स रहते हैं, प्रेजेंटेशंस भी रहते हैं कोई कोई सब्जेक्ट्स में। तो हमें इनकी आदत नहीं थी, फ्रैंकली बताऊं तो। जब हमारी कॉलेज में थे तो मिड सेम्स रहती थी और एंड सेम्स रहते थे, बस दो ही चीज़ें रहती थी। यहाँ पे हर क्विज में मार्क्स लाना ज़रूरी है, हर असाइनमेंट में खुद से असाइनमेंट सॉल्व करना ज़रूरी है, प्लेजरिज्म अलाउड नहीं है। हर चीज़ का वेटेज है। पहले कैसे होता था कि हम असाइनमेंट छाप लेते थे, उसके भी मार्क्स मिल जाते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। नहीं। और प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ, क्योंकि तुम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हो शायद से, तो तुमने कैसा देखा है प्लेसमेंट्स इस साल का, मैकेनिकल का स्पेसिफिक, और सिविल का भी पता है तो वो भी बता दो। ओके, सो प्लेसमेंट्स का बताऊं तो इस बार लाइक कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट्स हुआ है, बोथ इन टर्म्स ऑफ लाइक क्वालिटी एंड क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी की बात मैं इस कर रहा हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं कि मास्टर्स को शायद अगर कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ना मिले रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो लोग फोकस करते हैं कि उनका डेटा साइंस में हो जाए, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। ठीक है, डेटा साइंस या फिर सॉफ्टवेयर हो गया। बट मैंने इस बार प्लेसमेंट में देखा है कि मतलब बेसिकली M.Tech की बात, मैकेनिकल की बात करूँ और M.Tech की बात करूँ, कि हमारे क्लास में ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स को जिसमें चाहिए था, मतलब कुछ लोग थे जो पहले से ही डेटा साइंस या फिर SD के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो उनको उनमें जॉब मिल गई। और जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो पहले से ही फोकस थे कि हमको कोर में जाना है, हमको R&D प्रोफाइल या फिर डिज़ाइन प्रोफाइल लेनी, तो उनको उसमें जॉब मिल गई थी। और इट वॉज अ गुड पैकेज कंपेयर टू कोर और नॉन कोर का, दोनों का जो एवरेज पैकेज है उनकी रेंज में मिल गया था सबको। एवरेज कितना मिलता है मैकेनिकल M.Tech में? ओके, सो एवरेज अराउंड 11 to 13 मिल जाता है, 11 to 13 lakhs पर एनम मिलता है कोर में, और नॉन कोर में तो मोस्टली हायर ही रहता है। वो तो तुम्हारा कौन से कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था? मेरा हुआ है ईटन में, यस, एज अ थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियर, जो मेरा स्पेशलाइजेशन भी है। तो सेम जो मैंने M.Tech में पढ़ाई की है वही प्रोफाइल में मेरे को R&D या फिर डिज़ाइनिंग में जॉब मिली है। यस। तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ के प्लेसमेंट्स लोग, अगर, क्योंकि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं M.Tech को बहुत ज़्यादा, तो तुम कुछ बता सकते हो कि
ये जो कंपनीज आते हैं वहाँ पे जॉब प्रोफाइल कैसा होता है और वो कितना डिफरेंट, क्लियर है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा, पर फिर भी अगर तुम मुझे बोलना चाहते हो प्लेसमेंट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कितना है। लोगों को लगता है कि वो अनप्लेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि मैकेनिकल में मैंने बहुत सारे लोगों को भी सुना है कि मैकेनिकल में कुछ प्लेसमेंट होता नहीं है, सिविल में भी कुछ प्लेसमेंट होता नहीं है, तो एमटेक करके कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, ओके। सो ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने जितना देखा है कि लोग इधर आते हैं तो जिन लोगों में ये माइंडसेट होता है ना कि प्लेसमेंट नहीं होता, वो इमीडिएटली गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि वो लोग फोकस नहीं रहते हैं जो आईआईटी का करिकुलम है, ठीक है। नॉट ओनली बॉम्बे, जो भी आईआईटी है, ठीक है, तो सब लोग का यही थिंकिंग रहता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, इस वजह से उनका प्रोफाइल भी इतना कुछ अच्छा बनता नहीं है रेज्यूमे में। यस। सो बट उनका अगर गेट पे फोकस करते तो कई लोगों का गेट में भी निकल जाता है, ऐसा पर नहीं वो है बहुत, जो मैंने सुना है ना कि लोग बोलते हैं कि मेरा एमटेक करके ही प्लेस नहीं हुआ, हाँ, वो कहीं ना कहीं फोकस नहीं थे एमटेक में। यस, क्योंकि आईआईटी उतना अपॉर्चुनिटीज देता है जितना कोई एग्जाम भी नहीं दे सकता है। डेफिनेटली। मतलब अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज, इधर जो आपके कनेक्शंस बनते हैं आईआईटी में आके, मतलब जिन जिन लोगों के साथ आप बातें करते हो, प्रोफेसर्स हैं, फिर कोई इंडस्ट्री वाले आ गए, ठीक है, तो कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी में। सबसे पहले तो वो आप इधर आके बना सकते हो कनेक्शंस, इंडस्ट्री में कनेक्शंस बना सकते हो, फिर प्रोफेसर के साथ बना सकते हो। वो सबसे ज़्यादा मेन है वो, ये डेफिनेटली, मतलब प्रोफेसर्स के साथ भी कनेक्शन क्यों बनाना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट है आईआईटी में आने का, और ये फ़ायदा है, मतलब आईआईटी का ये फ़ायदा है, नॉट ओनली एमटेक का, बीटेक वालों को तो ये सबसे बेहतर, क्योंकि उनके 4 साल होते हैं। और तुम कुछ बता सकते हो कि अभी तुम्हारे प्लान्स क्या है, और तुम्हारा पीएचडी करने में अभी इंटरेस्ट कैसे आया? क्योंकि मैकेनिकल में एमटेक ही लोगों को नहीं करना है। हाँ। और तुम अगर पीएचडी करने आ रहे हो, तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हो गए। ओके, एक तो तुमने बता ही दिया कि तुम रिसर्च पे फोकस हो, तुम सब्जेक्ट में और नॉलेज चाहते हो, और भी कुछ? सो यस, जैसे मैंने बताया कि मैं पीएसयू क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि मुझे रिसर्च में जॉब चाहिए थी, क्योंकि मुझे प्रोफाइल चेंज करनी थी मेरी। बट तो मैं जब इधर एमटेक ज्वाइन किया तो मेरा फोकस था कि रिसर्च के लिए, जॉब के लिए जो कोर्सेज लेने चाहिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर सीखने चाहिए, वो मैंने स्टार्ट किए। तो जैसे जैसे मैं कोर्सेज कर रहा था, प्रोफेसर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, मैंने कोर्स प्रोजेक्ट्स किए। तो कोर्स प्रोजेक्ट्स भी बहुत रिसर्च इंटेंसिव होते हैं इधर के। अपार्ट फ्रॉम माई मास्टर्स प्रोजेक्ट, कोर्स प्रोजेक्ट एक अलग चीज़ है आईआईटी में। हाँ, मतलब हर एक सब्जेक्ट में लास्ट में कुछ तो एक इम्प्लीमेंट करना होता है। हाँ, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसा। तो बस वही था। तो मैंने जो कोर्स प्रोजेक्ट किए, जो मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट, मतलब जिस वे में किया, जिस मेथोडोलॉजी से किया, जो प्रोफेसर ने मुझे गाइड किया, उससे मुझे लगा कि लाइक बहुत अपॉर्चुनिटी है ये फील्ड में। और उनका जो मोटिवेशन था मेरे पे, उसके लिए वजह से मेरे को पीएचडी करने का मोटिवेशन आया है बेसिकली। पहले मेरा प्लान नहीं था आईआईटी में आने के बाद कि मैं पीएचडी करूँगा, बट इधर रह के मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए पीएचडी। सो दैट्स वाई मैं पीएचडी के लिए जा रहा हूँ अभी आगे। कौन से यूनिवर्सिटी में हुआ है? ओके, सो अभी मेरा एज ऑफ नाउ मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में हुआ है, यूएसए में। सो मैरीलैंड इज़ लाइक वाशिंगटन डीसी के बाजू में ही है। तो वहाँ पे हुआ है। मेरा रिसर्च एरिया यही है, जो मैंने थर्मल एंड फ्लूइड में किया था वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बट टू बी प्रिसाइज वो है HVAC सिस्टम्स में, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग में। और ये प्रोसेस क्या था वहाँ पे सिलेक्शन के लिए? तुम्हें क्या क्या चीज़ों ने हेल्प किया है? ओके, सो पीएचडी के लिए प्रोसेस बताऊं तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो SOP है, कि आपको क्यों पीएचडी करना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना क्या होता है, सबसे पहले बताओ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना है कि आप पहले बताओ कि कितने पेजेस का होता है। ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बेसिकली 2 पेज का होता है। मोस्ट ऑफ, मतलब 2 पेज स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सो उसमें लिखना होता है कि आपका मोटिवेशन क्या है, जहाँ से भी स्टार्ट करते हो। कि कोई स्टूडेंट्स का सिंस चाइल्डहुड मोटिवेशन होता है, लेट्स से कि उनको मतलब एस्ट्रोनॉमी में जाना है या फिर स्पेस में जाना है, तो उनका मोटिवेशन रहता है ना। तो ऐसे कोई मोटिवेशन हो तो बता सकते हैं। फिर उनके प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं। फिर उसके बाद है उनने, मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक प्रोजेक्ट कोई और प्रोजेक्ट्स किए तो उसके बारे में बता सकते हैं कि वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड बेसिकली। तो मैं थर्मल एंड फ्लूइड में अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, तो मेरा वो पर्पस होना चाहिए कुछ। और मैं पीएचडी ही क्यों करना चाहता हूँ। लाइक मास्टर्स में भी मुझे इनफ एक्सपोजर मिलता है रिसर्च में, तो वाई पीएचडी। हाँ, और प्रोसेस बता रहे थे तुम, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था। उसके बाद रेज्यूमे लगता है। उसके बाद होता है लेटर ऑफ, मतलब एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे लगता है अगर तुम्हें अब्रॉड में शॉर्टलिस्ट होना है।
अगर अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, फुल्ली फंडेड पीएचडी चाहिए, तो आई थिंक लगता है यस। ओके, रेज्यूमे और उसके बाद चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है कि हमको कोई भी, बेसिकली नॉर्मली होता है कि 3 लोगों के नाम देने हैं, जो प्रोफेसर हो सकते हैं, या उसके अलावा अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वहाँ के भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ऐसा कोई हो सकता है, जिसको पता है कि आपने कुछ किया है, मतलब जो जो आप लिख रहे हो ये सब चीज़ें उनको पता होना चाहिए। तो वो हमको रेकमेंड कर सकते हैं कि लेट्स से मेरा रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसा था, मेरा डिसिप्लिन कैसा था, कि वो उस बारे में लिखते हैं उसमें कि मैंने कैसे काम किया है, तो वो मुझे एज अ वे रेकमेंड करते हैं। और जितने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मेरे को रेकमेंड करती है, उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट सिलेक्शन में पड़ता है। तो यही लोग बताते थे शायद से कि आईआईटी बॉम्बे, किसी भी आईआईटी में अगर तुम एमटेक करोगे, तुम्हारा अब्रॉड में रिकमेंडेशन से सिलेक्शन होना थोड़ा आसान प्रोसेस बन जाता है। यस, क्योंकि आईआईटी इसका एक रिकॉग्निशन है सारे यूनिवर्सिटीज। इधर के प्रोफेसर्स का एक रिकॉग्निशन बहुत ही है, मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट रहते हैं सभी जगह ना, तो वो लोग का एलओआर मिल जाए ना तो वो बहुत हेल्पफुल है। और तुम ये भी बताओ, क्योंकि अभी बहुत लोगों को लगेगा कि अच्छा अभी अब्रॉड जाने में, जैसे मेरे को भी लगा था, मैंने तुम्हें पहले पूछा कि बहुत पैसे भी शायद से इन्वेस्ट हो गए, तो तुम कुछ बताओ कि कितने पैसे इन्वेस्ट हो गए या फिर कुछ भी नहीं हो गए, वो बताओ। ओके, सो अब्रॉड जाने के लिए मतलब इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर पीएचडी, तो उनके लिए 2 है कि फुल्ली फंडेड होती है और फिर फंडिंग के बिना वाली पीएचडी होती है। तो मेरी बेसिकली फुल्ली फंडेड पीएचडी है। तो फुल्ली फंडेड में क्या होता है कि आपको जो सेमेस्टर फीस होती है वहाँ की वो मिल जाती है, वो आपको पे नहीं करनी होती है। उसके अलावा वो लोग स्टाइपेंड देते हैं। मतलब जो हम प्रोफेसर्स के अंडर हम पीएचडी करने वाले हैं, वही इंटरव्यू लेते हैं सबसे पहले, सिलेक्शन के पहले वो इंटरव्यू लेंगे तो हमें पता चलेगा। तो वही बताते हैं इंटरव्यू के समय कि हाँ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो स्टाइपेंड भी मिल जाता है। और उसके अलावा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, वो एक्स्ट्रा है, तो वो हमें पे नहीं करना है। तो ये सब बेनिफिट्स रहते हैं तो इन शॉर्ट आपका तो टोटल एक्सपेंडिचर उस स्पॉन्सर्ड में कवर हो रहा है। हाँ, हो जाएगा। जैसे कि मतलब वहाँ के जो वहाँ सीनियर्स जो अभी पीएचडी कंप्लीट करने आए, हाँ मेरी उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे कि अच्छा खासा सेविंग हो जाता है, मतलब जो स्टाइपेंड मिलता है हमें उनसे, तो या कुछ खर्चा नहीं है हमारा उसमें। और लोग बताते हैं कि पीएचडी से प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, पर तुम इस साल के पीएचडी का कुछ स्टेटिस्टिक्स बता सकते हो आईआईटी बॉम्बे का? ओके, सो जितना अभी तक मुझे पता है कि इस बार पीएचडी में भी अच्छा खासा प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स तो अच्छा ही हो रहा है। मतलब वी कैन क्लियरली सी कि प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है इस बार। सो बेसिकली ये एक रीज़न हो सकता है कि लास्ट टाइम बहुत इस बार कोविड का कोई चक्कर नहीं था प्लेसमेंट के दौरान लकीली, तो उसकी वजह से हो सकता है। बट आई थिंक अगर ये ट्रेंड रहेगा तो फ्यूचर में भी हो सकता है, और मतलब लोग भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे सबसे पहले कि हाँ मेरे, क्योंकि पीएचडी लोगों को क्या रहता है कि उनका रिसर्च वर्क ही बहुत ज़्यादा रहता है कि उनको प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपरेशन करने के लिए अलग टाइम देना पड़ता है। तो अब वो लोग भी शायद ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। और तुम कुछ बताना चाहते हो गेट एस्पिरेंट्स को कि आईआईटी बॉम्बे में आकर कितना लाइफ तुम्हारा चेंज हुआ? क्योंकि ये सिर्फ प्लेसमेंट की बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो आईआईटी में एंटर करते हैं तब बहुत सबमिसिव होते हैं, मतलब आसानी से गिव अप कर देते हैं सारी सिचुएशन से, चाहे वो टॉक किसी करना हो या फिर कोई भी चीज़। और जब भी वो यहाँ से बाहर निकलते हैं वो टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बनते हैं। जैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी एक कोर्स होता है, हर चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है। तो तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आते हो कि तुम्हें यहाँ पे 2 साल स्पेंड करके कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले आईआईटी में जो एक्सपोजर मिलता है आपको इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, कल्चर या फिर टेक्निकल टीम और टेक्निकल क्लब्स भी रहते हैं इधर, तो वो सबसे ज़्यादा बहुत मतलब मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होता है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में भी जब मैंने बीटेक किया था तब वहाँ पे भी इतना एक्सपोजर मिलता था, बट इधर थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे हर वीक कुछ ना कुछ होते रहते हैं। यहाँ पे हर वीक, अभी थोड़ा कोविड की वजह से स्टार्टिंग में नहीं था, बट अभी जैसे जैसे नॉर्मल से आने लगी है तो हो रहा है इधर भी, अभी सब चीज़ें स्टार्ट होने लगी है। तो यहाँ पे यही है कि सब चीज़ें मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मिल जाती है। जैसे कि मैंने टेक्निकल टीम में भी काम किया है, तो वो हम लोग पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है उसमें, तो उसकी वजह से आपका जो एक्सपोजर होता है वो बढ़ जाता है और कनेक्शंस बढ़ते हैं उसके बाद। कि तुम सारे ब्रांचेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले एक तो आईआईटी में सारे ब्रांचेस के साथ इंटरेक्शन करोगे, और उसके बाद जो दूसरी कॉलेज है जो ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है उनके साथ भी आपको चांस मिलता है इंटरेक्शन करने का, तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती है
तो ये एक है कि एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। कभी कभी ये चीज़ ओवरवेलमिंग भी होती है, क्योंकि आपको स्टडी भी करना है, अगर प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर भी करना है तो उसके साथ है। बट आई थिंक एमटेक को थोड़ा कम मिलता है ये सब करने के लिए, पर जितना भी मिलता है वो आपके लिए फायदेमंद ही है। या मतलब आपको मैनेज करना है, अगर आपकी प्रायोरिटी सेट करनी है, आपको क्या करना है आपको, तो उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हो इधर आके। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, हो सकता है इधर। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी जो चीज़ इधर आईआईटी में आके मतलब मेरे लिए अच्छी हुई है वो है कि जो कॉन्टेक्ट्स बने हैं ड्यूरिंग माय मास्टर्स वर्क, प्रोफेसर्स के साथ मैंने बातें की, जो टाटा सेंटर्स इधर है आईआईटी बॉम्बे में, तो उनके साथ बातें की। वो लोग हमको ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, जैसे कि 3D प्रिंटिंग है या फिर मशीनिंग है, तो वो सब सिखाते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद इंडस्ट्री में मेरा कांटेक्ट रहता है, क्योंकि मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, तो सो वही ये सब है। फिर उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट फार्मिंग के रिलेटेड है, तो मैं विलेजर्स के साथ भी कंटिन्यूस टच में रहता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो कम्प्लीटली मुझे एज अ डेवलप कर रहा है कि एज अ कंप्लीट प्रोडक्ट आपको कैसे बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज रह सकती है। तो उसकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नॉट ओनली कि आपको एनालिसिस करना है आंसिस में, या फिर टेक्निक पेपर बनाना है, या फिर कुछ सॉल्व करना है कैलकुलेशंस, ऐसा नहीं है। आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप प्रोडक्ट बाहर निकालने के लिए क्या लगेगा, बनाते वक्त क्या डिफिकल्टीज होगी, पूरा एंड टू एंड इनोवेशन। ऐसा मतलब प्रोडक्ट तो क्या, डिज़ाइन तो हम ऑटोकैड में या फिर क्रियो में बना लेते हैं। फिर उसके बाद जब मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन होता है तो उसमें भी डिफ़िकल्टीज आती है, तो वो भी सीखा है कि कैसे रिजॉल्व करनी है। तो बहुत ही कंप्लीट पैकेज की तरह इधर एक्सपोजर मिला है मुझे। तो ये एक बेनिफिट है एक्चुअली। ये मुझे नहीं लगता था कि ऐसे कोई दूसरे प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है मुझे। सो या तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है सर का। और अगर आपको ये जर्नी से आपको कुछ मोटिवेशन मिला है, आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको भी शायद से पीएसयू मिल ही जाता, क्योंकि आपका 200 में एक्चुअली मुझे एक पीएसयू में मिल गया ऑफर, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न जो मैंने पहले बताया। तो आपका कोई भी मोटिवेशन हो सकता है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमटेक भी एक अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे जो क्वालिटी वर्क आपको करने मिलेगा वो आपको पीएसयू या फिर नॉर्मल डायरेक्ट आपको बीटेक के बाद जो भी जॉब्स मिल रहे हैं वो नहीं दे सकते। इवन प्रमोशंस में एमटेक की डिग्री, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होते हैं, वो हेल्प करते हैं किसी भी कंपनी में। तो इतना ही है इस वीडियो में। और अगर आप इसके स्कॉलरशिप टेस्ट में एनरोल करना चाहते हो, आज लास्ट डेट है। अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, सिर्फ 11 मंथ है मार्च मंथ से। तो इसके स्कॉलरशिप टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इंडिया का बेस्ट फैकल्टीज़ वहाँ पे पढ़ाते हैं, और मैंने खुद वहाँ से कोचिंग करी है, इसलिए मैं वही रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय।